सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? नंबर 1 इज NaCl solution and copper metal. Number 2 is MgCl2 solution and aluminum metal. Number 3 FeSO4 solution and silver metal. नंबर 4 AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब यहाँ पर सीधा काम करती है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ जिस बच्चे को याद होगी वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, क्योंकि हायर रिएक्टिव मेटल, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से क्या करा देगी? डिस्प्लेस करा देगी। तो वही चीज़ यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन से पेयर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ऊपर रखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे रखा हुआ है, तो देयर इज़ नो रिएक्शन अकर। सेकेंड वन इज़ यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल था और Mg था, तो एल्यूमिनियम भी मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर रखा हुआ है और एल्यूमिनियम नीचे। थर्ड वन इज़ सिल्वर मेटल FeSO4 सॉल्यूशन में से आयरन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि आयरन कहाँ रखा हुआ है? ऊपर, और सिल्वर कहाँ रखा हुआ है? नेटिव मेटल है, हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई है। लास्ट वन इज़ कि कॉपर मेटल डिस्प्लेसेस Ag फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये पॉसिबल है क्योंकि कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, तो कॉपर हमारे पास एक हाई रिएक्टिव मेटल है एज़ कम्पेयर टू दी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। हमारे पास आयरन का एक फ्राइंग पैन है, उसको रस्टिंग से बचाना है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हमारे पास कौन से मेथड ज़्यादा बेहतर होंगे? नंबर 1 इज़ अप्लाइंग ग्रीज, नंबर 2 इज़ अप्लाइंग पेंट, नंबर 3 इज़ अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, नंबर 4 इज़ ऑल ऑफ दी अबव। तो ग्रीज तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ग्रीसिंग तो केवल हम मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं के अंदर कर पाते हैं, यूटेंसिल्स में नहीं करते हैं, जो फूड यूटेंसिल्स होते हैं या कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं। पेंट अगर हमने किया तो पेंट गर्म होकर के छूट जाएगा क्योंकि फ्राइंग पैन का काम है हीट को एब्जॉर्व करके हमारे लिए फूड प्रिपेयर करना, कुकिंग में उसको कहाँ यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, पेंट में से बहुत सारे ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि फूड में मिलने के बाद उसको पॉइजनस कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो दिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड क्योंकि गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसमें हम किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसको रस्ट होने से यानी रस्टिंग होने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन दैट एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. This element is likely to be calcium, carbon, silicon and iron. अभी देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन से जोड़ता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सिलिकन का SiO2 बनता है, आयरन का Fe2O3 बनता है या Fe3O4 भी पॉसिबल है, और कैल्शियम का CaO बनता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई कह रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई कहाँ पर होगा? जहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग होगी। आयोनिक बॉन्डिंग मतलब ना तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। आयोनिक बॉन्डिंग केवल यहाँ है जहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन साथ साथ हैं, क्योंकि कैल्शियम के पास आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनको ट्रांसफ़र कर सकता है टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसकी वजह से कैल्शियम का कैटायन बन जाता है और ऑक्सीजन का एनायन बन जाता है। और ये चीज़ हमने पढ़ी है कि आयनिक जो बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज़ कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, या फिर जिंक इज़ लेस रिएक्टिव देन टिन। देखिए कॉस्टिंग को लेकर के और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कोई भी रोल प्ले नहीं होता, क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई बेनिफिट है तो उसमें कॉस्ट भी देखी जाती है, कॉस्ट को भी एडजस्ट किया जाता है, किसी ना किसी तरीके से उसको इकोनॉमिकल बना लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो बात आ रही है वो ये है, ये जो जिंक है, जो फूड की कैंस हैं, उन सभी के ऊपर जिंक की कोटिंग क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है। अब जो जिंक की जो फूड की कैंस होंगी, अगर उनको जिंक से कोट कर दिया जाएगा तो जिंक उस मेटल को खा जाएगा, जिंक ईजिली उसके ऊपर रिएक्शन कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। क्वेश्चन नंबर 5 इज यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड विच स्विच है ये। कह रहा है कि हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप कैसे यूज़ करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के सैंपल सेपरेट हो सकें। तो जब आपके पास एक हैमर है तो आप मेटल को सेपरेट कर सकते हैं बाई बीटिंग दैम और कन्वर्टिंग दैम इनटू द थिन शीट्स। आप पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो जो मेटल्स होती हैं वो इजीली शीट्स बनाई जा सकती हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें जिसके बिहाफ पे हम मेटल्स को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं उसको हैमरिंग करता हूँ, बीट करता हूँ, पीटता हूँ हैमर से, तो वो आसानी से क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, चूरा हो सकती हैं और छोटे छोटे उसके पीसेज हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब इसमें से डिस्टिंग्विश मुझे करना था, तो जो स्विच है और जो बैटरी है वो हमारे एक तरीके से नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, जबकि वायर बल्ब भी नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किया जाएगा, जबकि जो वायर और हैमर हैं ये हमारे मेटल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ये एक बेसिक रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है जो यहाँ काम करता है। सेकेंड पार्ट इसमें बोला है कि असेस द यूज़फुल ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये जो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं बीटिंग करने का, हैमरिंग करने का, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ये सर्किट डायग्राम अगर हम देखें, जिसमें हमने क्या किया है, बैटरी के साथ बल्ब को और मेटल वायर को कनेक्ट किया है। उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस हम दिखा रहे हैं कि ये एक रिलायबल सर्किट डायग्राम है, जिसके अंदर हम एक बैटरी के साथ एक बल्ब को और मेटल वायर को और स्विचेस को कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर मैं इस टेस्ट के ज़रिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिहाफ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इतना ज़्यादा खास एक्सपेरिमेंट नहीं होगा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि जो सोडियम मेटल है या मैग्नीशियम मेटल है या कैल्शियम मेटल है वो इस सर्किट डायग्राम में काम नहीं करेंगी। इस सर्किट डायग्राम में काम करने के लिए जो बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे वो किसके लगे होंगे, ग्रेफाइट के लगे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है, अगर मैं यहाँ पे सोडियम मेटल को यूज़ करता हूँ तो सोडियम एक ब्रिटल मेटल होती है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये जो मेथड है कि आप एक बैटरी और वायर, बल्ब और स्विचेस वगैरह लेकर के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये इतना रिलायबल मेथड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा बड़े स्केलिंग लेवल पे यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो नंबर 1 इज, पहले हम डेफिनेशन देंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह वो बिहेव करते हों, लाइक Al2O3 हमारे पास और ZNO है। और दे बोथ रिएक्ट्स विद एसिड एंड एसिड्स एज वेल एज बेस टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। वो आसानी से क्या कर सकते हैं, बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हमें साथ में करके देंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने लिया है Al2O3, उसको मैं किसी बेस के साथ डालूंगा लाइक NaOH, तो ये एक एसिड कहलाएगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैं इसे किसी एसिड के साथ डालूंगा लाइक HCl, तो ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। और दोनों ही रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट मिलने वाले होंगे सॉल्ट और प्लस वाटर। बस फ़र्क इस बात का है कि जो सॉल्ट होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा इन बोथ द रिएक्शंस, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स वो प्रिपेयर हमें करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट नेम 2 मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। हमें 2 ऐसी मेटल्स बतानी है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें उसके एसिडिक सॉल्यूशन में से, और 2 ऐसी मेटल्स बतानी है जो डिस्प्लेस ना करें। तो सीधी सी बात है, लॉजिकल रीज़न वही आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज़ पर। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं वो सारी की सारी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, और जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं क्या कर सकते हैं, इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर की या गोल्ड की, वो हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई, अच्छा कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे रखा हुआ है, तो ये भी क्या नहीं करेगा, उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा हाइड्रोजन को उसके एसिडिक सॉल्यूशन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ गिवन दैट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ M, हमारे पास कोई एक मेटल है M, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड, द इलेक्ट्रोलाइट।
हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। इन तीनों में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें करनी है मेटल M की, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके लिए हम किस किस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो प्रोसेस था उसमें मैंने बताया था, एक मोटी रोड्स का हम यूज़ करते हैं, मोटी मोटी रोड्स होती हैं, और एक होती है बिल्कुल बारीक रोड, पतली सी रोड। जो पतली वाली होती है वो प्योर मेटल की होती है, जबकि जो मोटी वाली होती हैं वो इम्प्योर मेटल की होती हैं। और जो इम्प्योर मेटल की रोड होती हैं उनको हम एनोड की तरह कंसिडर करते हैं, जिसके नीचे एनोड मड बन जाता है, एनोड मड कलेक्ट हो जाता है। जबकि जो पतली वाली रोड होती है उनको हम कैथोड की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई मड कलेक्ट नहीं होता। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो इम्प्योर मेटल होगी उसको हम क्या करेंगे, एनोड की तरह कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है। कैथोड की तरह हम प्योर मेटल वाली रोड को कंसिडर करेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका एसिडिफाइड सोल्यूशन, जो भी मेटल आपने ली हुई है उस मेटल का एसिडिफाइड सोल्यूशन हम लेकर के चलने वाले हैं। लाइक सपोज मैं कॉपर के अगर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ या आयरन के इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, कि एक आयरन की मोटी रोड है, एक आयरन की पतली रोड है, या कॉपर की एक मोटी और पतली रोड है, तो मैं इन्हीं का सॉल्ट सोल्यूशन लूँगा, CuSO4 या फिर FeSO4। इस तरीके से हम इनका सेपरेशन करते हैं तीनों पार्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। प्रत्युष एक बच्चा है जो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने स्पैचुला में सल्फर पाउडर लिया और उसको हीट कर दिया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय द इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर बिलो। आपको एक डायग्राम नीचे दिखाया हुआ है जिसमें उल्टी करके एक गैस जार या फिर टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, जिसमें स्पैचुला के ऊपर सल्फर को लग करके गर्म किया गया है और उसके वेपर्स को पकड़ा गया है, कैच किया गया है। देन व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर और मॉइस्ट लिटमस पेपर। आपको ये बताना है कि ड्राई लिटमस पेपर पे और मॉइस्ट लिटमस पेपर पर इस गैस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी एक चीज़ है, जो ड्राई लिटमस पेपर है उस पर इस गैस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि गैस नेचर का ड्राई लिटमस पेपर पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आ गया, मॉइस्चर का मतलब हो गया पानी, और पानी के कॉन्टैक्ट में अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ गई तो वो एक एसिड बना देगी, दैट इज़ H2SO3, जो क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मॉइस्ट लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, जबकि ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो भी रिएक्शन इस पूरे मैं डायग्राम एक बार शो कर देता हूँ कि डायग्राम क्या है, किस तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ द पूरा का पूरा एपरेटस। ये हमारे पास एक सेटअप है जिसमें पूरा सारा सल्फ़र को स्पैचुला पर लेकर के गर्म किया गया है। ये आपका बुनसेन बर्नर, ये आपकी स्पैचुला, स्पैचुला पर सल्फ़र रखी हुई है, सल्फ़र के जस्ट ऊपर इन्वर्टेड यू ट्यूब रखी हुई, इन्वर्टेड एक ट्यूब रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब जिसको हम बोल सकते हैं, या गैस जार भी हम कह सकते हैं। जैसे ही आप स्पैचुला को गर्म करना शुरू करते हैं तो इस सल्फ़र में से गैस निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, और वो सल्फ़र जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में होगी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी। पहली बैलेंस्ड इक्वेशन तो ये है। दूसरी कि अगर मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर को साथ में लेकर के जाता हूँ तो ये जो SO2 है मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको H2SO3 में, और जो हमारा कलर है लिटमस पेपर का वो ब्लू टू रेड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन मेथड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें 2 रास्ते बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन बचा सकें। तो बहुत यूजुअल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। हमारे घरों में हम डेली लाइफ में ये एग्जांपल लेते भी हैं कि रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स। आप पेंटिंग कर दो उनके ऊपर, यानी पेंट कलर कोट कर दो। आयरन सर्फेसिस डज नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, ताकि मॉइस्चर के और एयर के कॉन्टैक्ट में वो आयरन सर्फेस ना आ सके। अदरवाइज बाई कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस ही क्या करने में हेल्पफुल हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट करने में हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। क्या होगा जब नॉन मेटल्स कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, और कौन से टाइप के ऑक्सीजन बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। तो एक छोटा सा आंसर कि अगर मेटल का ऑक्साइड बनता है तो वो कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है तो वो कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, क्या बन गया, CO2। सल्फ़र है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, क्या बन गया, SO2। ऐसे ही नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, क्या बन गया, NO2। इसको हम बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ लगा करके, सॉरी यहाँ लगाएंगे 2, यहाँ से हटा देंगे,
तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अपने पर्टिकुलर ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। कई बार न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी तैयार हो जाते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या सल्फर मोनोऑक्साइड गैस है, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रीजन्स हमें देने हैं। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इन तीनों का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये नेटिव मेटल्स होती हैं, ये इजीली रिएक्शन पार्टिसिपेशन नहीं दे सकती, इनके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर मेलेबिलिटी होती है, इनके अंदर डक्टिलिटी होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो कि इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिवन दैट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रख दिया जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है ड्यू टू द हाईएस्ट reactive metals which are placed at the topmost place या topmost level of the reactivity series, and at the room temperature they can react with the oxygen present in the air and catches fire, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे कोई भी या बड़े बड़े कोई भी बम्बार्डमेंट टाइप जो डिसएडवांटेजेस हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन कि एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। जो एल्यूमिनियम है रिएक्टिविटी में अच्छी है, तब भी हम उसका यूटेंसिल कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल होती है और ये इजीली अपना एक ऑक्साइड बना लेती है Al2O3। एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से ये लेयर बनी रहती है जो कि क्या करती है, इसको कोरोजन होने से बचाती है, यानी कोरोड होने से बचाती है, और जो फूड हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको भी ख़राब होने से बचाती है, यानी उसके साथ रिएक्शन करने से रोकती है। दिस इज़ द रीज़न। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जैसे कि सपोज़ मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और कैल्शियम का चलो जिंक सल्फाइड ले लिया, दो मैंने अलग अलग टाइप के ओर्स ले लिए, इनको मुझे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है एक्सट्रैक्शन करते हुए। तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो रिडक्शन का प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं। और रिडक्शन हम करते हैं या तो कार्बन की हेल्प से या एल्यूमिनियम की हेल्प से या फिर हाइड्रोजन की हेल्प से। 3 टाइप के रिडक्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो एल्यूमिनियम वाले प्रोसेस को देते हैं क्योंकि ये एक थर्माइट प्रोसेस होता है और एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। किसी भी मेटल कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड को या मेटल सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले तो उसका रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या फिर स्मल्टिंग करते हैं। आफ्टर देन हम उसका रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन में हम हेल्प लेते हैं तो कार्बन की या एल्यूमिनियम की या फिर हाइड्रोजन की। आप कार्बन से रिडक्शन कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं है। आप हाइड्रोजन से कराएं कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराते हैं तो दिस मेथड इज़ नॉन एज द थर्माइट प्रोसेस। उसको हमेशा ही क्या बोला जाएगा? थर्माइट प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। और जो मेटल ऑक्साइड था वो क्या करेगा? मेटल अपने अंदर सेलेक्ट कर देगा बाय दी साइड फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। मेटल का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन के सेपरेट हो जाएगा और प्योर मेटल हमारी वहाँ से अलग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इज़ गिवन कि यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेजल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। जब हम इनको टैमरिंड जूस से या फिर लेमन से, खट्टी चीज़ों से यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से वेजल्स क्लीन हो जाती हैं। एक्सप्लेन वाई दीज सोर सब्सटेंसेज आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेजल्स। तो रीज़न क्या है इनके पीछे का? क्योंकि जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन से कॉपर की वेजल्स को या कॉपर के बर्तन को साफ़ करते हैं तो जो कोरोजन हो रखा होता है कॉपर की सरफेस के ऊपर वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और जो कॉपर कार्बोनेट है वो बिल्कुल उसके ऊपर से, क्योंकि जब कॉपर के यूटेंसिल्स के ऊपर हम रस्टिंग की बात करते हैं तो वो होता है CuCO3.CuOH का ट्वाइस। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, या फिर रस्टिंग नहीं सॉरी कोरोजन हम कहेंगे। कोरोजन ऑफ कॉपर का फॉर्मूला है ये। जैसे रस्टिंग का होता है Fe2O3.XH2O, दिस इज़ द रस्टिंग फार्मूला, यानी कि रस्ट ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। और ये जो CuCO3.COH का ट्वाइस है ये कोरोजन ऑफ कॉपर का फॉर्मूला है। जब कभी भी कॉपर का कोरोजन होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तो वो इस टाइप की कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और अगर सिल्वर का कोरोजन होता है तो वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है Ag2S। इस टाइप का इस पर कोरोजन हम कह सकते हैं कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैकिश लेयर तैयार हो जाती है वो सल्फ़र की वजह से होती है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक एसिड में प्रेजेंट है, जो कि H2SO4 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉपर के ऊपर रस्ट लगा हुआ है, कोरोजन लगा हुआ है, कोरोड हो गई है, CuCO3.COH का ट्वाइस की जो लेयर बनी हुई है ये लेयर इजीली हट जाती है अगर हम इसके ऊपर कुछ एसिडिक सॉल्यूशन से इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन दैट डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करना है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर एज द मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सभी को मालूम है कि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे और क्या बना देंगे, मेटल का पॉजिटिव आयन बना देंगे, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और गेन करके क्या बना देते हैं, नॉन मेटल का नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बना देते हैं। मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लाइक M2O या फिर MO। ये इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक और न्यूट्रल दोनों टाइप के होते हैं। मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक, क्योंकि मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, रादर देन जो नेटिव मेटल्स हैं उनकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। जबकि नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिडिक सोल्यूशन में, नॉन मेटल्स के पास ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक नहीं होती। ऑल मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, सारी मेटल कभी भी हाइड्राइड्स नहीं बनाती हैं, केवल सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ऐसी मेटल्स हैं जो अपने हाइड्राइड्स प्रिपेयर करती हैं ड्यू टू देयर हायर रिएक्टिविटी। जबकि ऑल नॉन मेटल जितने भी हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, सारे के सारे क्या बना सकते हैं, अपने हाइड्राइड्स बना सकते हैं विद रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट अ मैन वेंट टू डोर पॉजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। सुनार है, वो गोल्ड स्मिथ है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जब हमारे ऑर्नामेंट्स में शाइनिंग ख़त्म हो जाती है तो वो हम मतलब जाते हैं ज्वेलर्स के पास और कहते हैं कि इसके ऊपर कोटिंग कर दो। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो एक लेडी आती है और उसको अपना एक ऐसा बेंगल का सेट दे देती है जो उसको वो प्लेटिनम के पर्टिकुलर किसी सॉल्यूशन में डिप कराता है। द बेंगल्स स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट देयर वेट वर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो बेंगल्स थी वो चमकने तो लगी लेकिन उसकी जो शाइनिंग थी वो बहुत तेज़ी से आ रही थी और उसका वेट जो था वो बेसिकली लॉस हो गया, लेडी का नहीं, ऑर्नामेंट्स का। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फिटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जूलर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को एक्वारिजिया में डिप करा देते हैं। एक्वारिजिया इज़ द सोल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेट HNO3 और 3 पार्ट ऑफ द HCl, यानी कि 1:3 रेशो हमारा होता है इसमें, 1:3 रेशो ऑफ HNO3 एंड HCl। दिस इज़ नॉन एज द एक्वारिजिया। और एक्वारिजिया एक ऐसा एकमात्र इकलौता रिएजेंट है इस यूनिवर्स में जो सेकंडों के अंदर गोल्ड की बड़ी से बड़ी कैरेट प्लेट को, कैरेट ट्रे को या फिर बिस्किट को या ईंट को, ब्रिक को बहुत चुटकियों में और सेकंडों के टाइम में मेल्ट कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। तो अगर कहीं पे बाई चांस गोल्ड की चोरी तुम लोगों को करनी हो तो एक्वारिजिया, बाई चांस अगर तुम लोगों को गोल्ड की चोरी कहीं पे करनी हो तो एक्वारिजिया साथ में लेकर के जाना, क्योंकि एक्वारिजिया गोल्ड को सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उसको बोतल में भर के ले आना। हाँ, एक्वारिजिया का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि हमारी स्किन को ये कोरोड कर सके या तेल लेके आए, क्योंकि यहाँ पर जो हम एसिड्स लेकर के चल रहे हैं उनको यूज़ करते हुए थोड़े प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं। विदाउट एनी प्रिकॉशन तो काम नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हार्म ज़रूर हो जाता है स्किन के ऊपर, जिसका हमें इंस्टेंट इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। ये एक स्लो प्रोसेस हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी उसकी रिएक्टिविटी डाउन पड़ जाती है जब उसके अंदर गोल्ड मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कि गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील्स, जबकि स्टील एक अलॉय ऑफ आयरन है। तो ऐसा क्यों नहीं यूज़ किया जाता, ये हमसे पूछ रहा है। कॉपर को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। जो एलॉयज़ होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, जबकि अलॉयज़ जो कॉपर है वो बेसिकली एक बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए हम हॉट वाटर टैंक्स को बनाने के लिए कॉपर का यूज़ करते हैं। सो ये थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड NCERT के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों ही क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जो आपकी पूरी होल ओवर दी केमिस्ट्री से परफॉर्म की जाती हैं। उसके लिए अभी एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पे हम अपने घर पे ही
ऑनलाइन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं।